नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आप बने हुए हैं सीएनबीसी आवाज के साथ। फोकस यहां पर एग्रीकल्चर में होगा, जहां पर बात हम करेंगे मॉनसून की, अब तक के जो बुआई के नंबर आए हैं उसकी भी, और ऑफ कोर्स आगे जाकर एग्री में किस तरह की पॉलिसीज बन रही हैं और बन सकती हैं, बननी चाहिए, उस पर भी करेंगे चर्चा। इसके लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं बिरदी चंद अमरचंद लाहौती, भुसावल के ट्रेडिंग पार्टनर ब्रिजेश लाहौती, साथ ही आई ग्रीन इंडिया के डायरेक्टर राहुल चौहान, एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा और द सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर डीएन पाठक। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है और आशा करते हैं कि ये चर्चा हमें बता पाएगी कि आगे जाकर एग्रीकल्चर इन वेरियस सेक्टर्स के लिहाज से हम किस दृष्टि से देख सकते हैं। राहुल, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और काफी सारे नंबर्स को लेट करते हैं, एनालाइज भी करते हैं। मॉनसून की अगर बात की जाए तो अब तक 18% बिलो नॉर्मल है। आईएमडी और स्काईमेट दोनों का ही कहना है कि आने वाले 4-5 दिन यहाँ पर थोड़े बेहतर हो सकते हैं और जुलाई के अंत तक हम जो ये डेफिशिएंसी है वो भी हटा लेंगे। यानी कि इंतजार करना पड़ेगा अब यहाँ पर जुलाई में, और माना ये भी जा रहा है कि अगले हफ्ते तक यहाँ पर मॉनसून ऑनसेट हम ज्यादातर इंडिया में देख पाएंगे। लेकिन छुटपुट बुआई के नंबर्स अब कहीं कहीं से आने लगे हैं, चाहे वो कॉटन है, सोयाबीन है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में, जैसे मेरी और आपकी पहले बात भी हो रही थी कि नंबर्स में थोड़ी बेहतर क्लैरिटी है, लेकिन मॉनसून वर्सेस सोइंग के नंबर्स एज ऑफ नाउ आप कैसे देख रहे हैं? नमस्कार मनीषा जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस शो। इस वीकेंड तक अगर आप देखें तो मानसून जो है एमपी के आधे हिस्सों से ऊपर जा चुका है। गुजरात में भी 20 से 25% आ चुका है मानसून। झारखंड में भी पूरा कवर कर लिया है। इस बार मानसून 2 दिन पहले आया था इंडिया में, लेकिन उसके बाद में मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों में मानसून कुछ समय के लिए रुक गया। 2 वर्षों के बाद में महाराष्ट्र और कर्नाटक में एक अच्छी बारिश देखने को मिली है, जिसके कारण जो खरीफ फसलों की जो बिजाई है, खासकर पल्सेस की, उस के जो फिगर्स हैं वो काफी अच्छे नंबर्स में आ रहे हैं। एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि लास्ट ईयर से अगर आप सोइंग के फिगर्स कंपैरिजन करेंगे किसी भी स्टेट के, वो आपको हमेशा बढ़कर ही आएंगे इस बार, क्योंकि लास्ट ईयर अलीनो की वजह से सोइंग जो थी वो काफी पिछड़ी थी। तो जो भी भविष्य में फ्यूचर में जो भी आंकड़े आते हैं वो पिछले साल से बढ़कर ही आएंगे, और जैसे जैसे बिजाई खत्म होगी और वो आंकड़ों में थोड़ा सिंक्रोनाइजेशन देखने को मिलेगा। रही महाराष्ट्र की बात, कर्नाटक की बात, आप सभी जानते हैं कि तुअर, उड़द और मूंग की काफी अट्रैक्टिव कीमतें रही हैं। कपास की, सोयाबीन की पूरे सीजन भर कीमतें जो थी वो काफी डाउन रही। इस वजह से महाराष्ट्र और कर्नाटक में तुअर का एरिया जो है लास्ट ईयर से काफी अच्छी मात्रा में बढ़ सकता है, और ठीक इसी तरह महाराष्ट्र में भी तुअर की बिजाई लास्ट ईयर से ज्यादा आ सकती है। कॉटन का और सोयाबीन का एरिया मेरा ही मानना है महाराष्ट्र में और कर्नाटक में लास्ट ईयर से कमजोर रहेगा। दूसरी फसल अगर मैं देखें तो टर्मरिक यानी हल्दी की अच्छी कीमतें किसानों को मिली हैं लास्ट पूरी सीजन में, और साथ ही जो है अन्य फसलें जो हैं जैसे लाल मिर्च है उसकी भी कीमतें अच्छी मिली हैं। तो कुछ एरिया जो कॉटन का है वो इसमें कन्वर्ट हो सकता है। मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में हमारा ये मानना है कि अभी मानसून थोड़ा सा लेट हो गया है, तो वहाँ सोइंग, खासकर पैडी की जो सोइंग प्रिपरेशन है वो हाई टेम्परेचर की वजह से थोड़ी सी प्रभावित होती दिखाई दे रही है, और एरिया बढ़ने की उम्मीद है पल्सेस का। और सोयाबीन का एरिया मेरा मानना है मध्य प्रदेश में कमजोर रहेगा, क्योंकि कीमतें अच्छी नहीं मिली थी। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में अभी तक मानसून उस तरीके से मतलब नहीं पहुंचा है, तो यहाँ पर अत्यधिक तापमान होने की वजह से पल्सेस की जो पौध बनाई जा रही है उसको में थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं। मतलब पौध अच्छी निकल के नहीं आ रही। हालांकि पंजाब और हरियाणा में सिंचाई व्यवस्था पहले से काफी मजबूत है, परंतु उच्च तापमान की वजह से वहां पे क्रॉप में ओवरऑल में जो स्पीड होनी चाहिए पैडी की वो हमें दिखाई नहीं दे रही। तो पैडी को लेकर ऑफ कोर्स चिंताएं हैं, और आपका मानना है कि दालों को इस बार यहाँ पर काफी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा, और क्यों नहीं, क्योंकि हमने लगातार यहाँ पर एमएसपी में बढ़ावट भी आते हुए देखी है। कॉटन, ज्यादातर सेक्टर्स जिनसे मेरी भी बात हो रही है, मानना यही है कि बीज अवेलेबल नहीं है, जो है वो अच्छी क्वालिटी के नहीं है, और जिस तरह से कॉटन के भावों में इतनी ज्यादा हमने उठापटक आते हुए देखी है, काफी हद तक किसानों ने वहां पर हाथ रोका भी है। सोया ऑफकोर्स थोड़ा सा इलाका अगर खोता भी है तो वो शायद दालों के हिसाब से खोएगा, लेकिन सोयाबीन पर ही अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। और अगर खाने के
तेलों की यहाँ पर बात की जाए मिस्टर पाठक, आप कैसे देखते हैं, किस तरह के इनिशियल सोइंग नंबर्स हैं? क्योंकि ऑफकोर्स एमपी में तो अभी मेजर नंबर्स आना यहाँ पर बाकी भी हैं, लेकिन जिस तरह से मानसून की प्रोग्रेस है, जो ग्राउंड फीडबैक आपके पास है, क्योंकि सीड ज़्यादातर अब यहाँ पर बिक चुके होंगे, तो आप यहाँ पर क्या पिकअप कर रहे हैं? देखिए, मॉनसून क्योंकि लेट हो गया है तो सोइंग की तो प्रोग्रेस बहुत स्लो है। अभी मैं तो ये कहूंगा कि सोइंग अभी हुई नहीं है। इक्का दुक्का किसानों ने जहाँ थोड़ा बहुत कभी बारिश हो गई और उनको बोने का मौका मिल गया तो थोड़ी बहुत हुई है। महाराष्ट्र में मेरे ख्याल 10-12% ज्यादा सोइंग नहीं है। मध्य प्रदेश में उससे भी कम सोइंग है। कल बारिश हुई थी इंदौर उसके आसपास, लेकिन वो भी लोकलाइज थी। तो अगर सोइंग होगी 2-3 दिन में यहाँ पे काफी अच्छी सोइंग हो सकती है इस एरिया में। लेकिन जो अच्छी तरह सोइंग होनी चाहिए पूरे एरिया पे, लंबे एरिया को कवर करती, वो अभी तक नहीं हुई है। जैसे कि अब बता रहे हैं कि अभी अगले 2-3 दिन में अच्छा मानसून होगा, पूरा एरिया कवर कर लेगा। अगर ऐसा होता है तो फिर जुलाई के पहले हफ्ते में मैं सोचता हूँ कि 60-70-80% एरिया कवर हो सकता है और 10 तारीख तक मे बी वी कैन कवर द एंटायर एरिया। जहां तक एरिया कम रहने का सवाल है, मुझे लगता है कि कुछ एरिया डाइवर्ट होगा। मेज का काफी अच्छा किसान को लगता है कि बोना चाहिए, लेकिन जहां मेज हो सकती है, जहां थोड़ा सिंचाई के साधन है, वहां पे मेज में कुछ डाइवर्ट हो सकता है। ओवरऑल मैं अपनी बात पे कायम हूं कि सोयाबीन का एरिया ओवरऑल 2-3% से ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। अभी ये स्थिति है। मिस्टर पाठक, एक सेंस यहाँ पर सीड्स की भी लेना चाहेंगे। जैसे आपने कहा कि अवेलेबिलिटी, मुझे याद है आपने लास्ट टाइम कहा था अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है, ज़्यादातर किसान यहाँ पर बीज की खरीदारी कर चुके हैं यहाँ पर, तो उस लिहाज से भी आपको लगता है कि शायद पिछले साल के लिहाज से 2-3% हम थोड़ा कम ही होता हुआ देखें? देखिए, इस बार बड़ी अजीब बात है कि किसान अपना सीड इस्तेमाल कर रहा है। सर्टिफाइड सीड और जो बाजार से खरीदते हैं उस सीड की डिमांड इस बार बहुत कम दिख रही है। शुरू से कम दिख रही है और अभी भी कम दिख रही है, क्योंकि सोयाबीन की कीमतें कम रही हैं तो किसानों ने अपना सीड, अच्छा सीड, और किसान थोड़ा सा होशियार होता जा रहा है, वो भी अब सीड उत्पादक बनने लगा है। तो लेकिन सीड, किसानों के पास सीड है, बीज के बारे में कोई कमी कहीं पे भी नहीं है, अच्छा सीड अवेलेबल है। तो जैसे ही मानसून ठीक से आएगी तो सीड की समस्या नहीं होगी। कम से कम सोयाबीन में तो सीड की समस्या बिल्कुल भी नहीं है, इनपुट की समस्या नहीं है इस बार। ओके, तो सोयाबीन में वो व्यू आता हुआ ऑफ कोर्स थोड़ा सा लैंड हम यहाँ पर शायद मेज को या फिर दालों को खो सकते हैं, लेकिन जैसे पाठक जी ने कहा कि वो शायद 2-3% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर नहीं होगी और सोयाबीन में यहाँ पर किसानों ने अच्छा खासा सीड ओन भी किया है। हम अब बात यहाँ पर दालों की कर लेते हैं। और सुनील जी, जिस तरह से हमने दालों में यहाँ पर लगातार नोटिफिकेशन आते हुए देखे हैं, स्टॉक लिमिट्स हैं, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ यहाँ पर ज़ीरो हैं, और भी इम्पोर्ट्स यहाँ पर खुलते हुए नजर आए हैं। ये एक जगह है, ये एक नंबर है बुआई का जहां पर बाजार की, इंडस्ट्री की, सरकार की भी बड़ी पैनी नजर रहेगी। इनिशियल ट्रेंड्स आप क्या पिक कर रहे हैं? मनीषा जी, जो अभी खरीफ फसल में होगी वो तुअर और उड़द होगी। तुअर में जबकि पिछले 2 साल से सरकार को काफी दिक्कतें महसूस हुई है, क्योंकि तुअर जी बिजाई भी कम हुई, उसके बाद ईल्ड भी कमी मिली थी। लेकिन जहां तक मानसून देरी की बात कर रहे हैं, मानसून, मुझे लगता है कि मानसून जो है वो अधिक मास था, तो जो किसान खेती करता है वो हिंदी मंथ के हिसाब से करता है। तो मुझे लगता है अभी मानसून हिंदुस्तान के किसानों के हिसाब से टाइम पे है। और जैसा कि प्रिडिक्शन आ रहा है कि 26 तारीख से लेके 8 तारीख के बीच में सेंट्रल और नॉर्थ वेस्ट में बहुत अच्छी बारिश का प्रिडिक्शन आईएमडी भी दे रही है और स्काईमेट भी दे रही है। तो मुझे लगता है कि वो स्पेल जो रहेगा वो बिजाई के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि भारत के किसानों के लिए जहां इरिगेशन की समस्या है, वहां पे जहां पे केवल रेन पे डिपेंड करते हैं, वहां पे 3 बारिश चाहिए होती है। एक 15 जुलाई से पहले चाहिए होती है, दूसरी सावन की झड़ी जो अपन कहते हैं सावन में, जो अगस्त मंथ में लगभग आती है, तीसरी बारिश जो कम मात्रा में चाहिए होती है वो सितंबर में चाहिए होती है, ताकि फसल जो है नुकसान नहीं और पूरी पक के निकल पाए। इसलिए 3 स्पेल की बारिश जो है, ये तीनों स्पेल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कई बार कहा जाता है कि बारिश जो है वो बारिश जो है कम हुई है, अच्छी हुई है, लेकिन फिर भी ईल्ड कम आई, या बुआई अच्छी हुई फिर भी ईल्ड कम आई है। तो मुझे यह लगता है कि सबसे पहले स्पेल में आपकी बुआई अच्छी होगी, उसके बाद ईल्ड निर्भर करेगी दूसरा स्पेल और तीसरा स्पेल में। तो इन तीनों स्पेल को हमें देखना जरूरी होगा। जहां तक आपने बोला सरकार के कई कदम है, मुझे ये लगता है कि सबसे अच्छा
कदम सरकार का जो है 100% गारंटी देना है तुअर और उड़द में। मुझे इससे लगता है कि तुअर और उड़द में किसान जो है प्रोत्साहित होगा और काफी अच्छे टारगेट से भी ज्यादा मुझे लगता है यदि ये स्पेल की बारिश हो जाती है, हम यदि 25 से 10 जुलाई के आसपास की बारिश यदि हम देखते हैं तो हम 20 जुलाई को यदि आंकड़े उठा के देखेंगे तो हमें काफी उत्साहजनक आंकड़े दिखाई देंगे। और जो इनिशियल ग्राउंड ट्रेंड्स हैं सुनील जी, उनसे क्या लगता है इस बार बुआई ज्यादा होगी? किस तरह से फार्मर फीडबैक है आपको? क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज्यादा है? क्योंकि जिस तरह से सरकार के वो रिफॉर्म्स रहे हैं, गारंटीज रही हैं, आपको लगता है 2, 3, 5, 7% यहाँ पर ज्यादा बुआई होगी इस बार? बिल्कुल मनीषा जी, जैसे आपने बोला 18% की करीबन बारिश की कमी है, लेकिन अभी साउथ में जाते हैं तो आंध्र प्रदेश में 66% ज्यादा है जी। तेलंगाना जाते हैं 18% ज्यादा है, तमिलनाडु जाते हैं 125% ज्यादा है, कर्नाटक महाराष्ट्र जाते हैं तो 4 या 5% कम है। तो यदि साउथ की बात करें, मैं क्योंकि अभी तो अपन पल्सेज की बात कर रहे हैं और पल्सेज का सबसे बड़ा एरिया जो तुअर और उड़द का है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक से आता है, इसलिए मैंने बताया कि बारिश जो है वहां पे अच्छी है और आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छी बारिश रहेगी। और हमने ये भी देखा है कि करीबन 8 लाख हेक्टर में तुअर की बिजाई हो चुकी है, जो कि नॉर्मल बिजाई है वो करीबन 46 लाख हेक्टर में होती है, जो पिछली बार 43 लाख हेक्टर में होती थी। तो मुझे ये लगता है कि यदि सारी चीजों को हम देखें तो तुअर और उड़द में अच्छी फसल हो सकती है। जहां तक किसानों से बात हो रही है, किसान भी बहुत ज्यादा उत्साहित है इन चीजों को, तुअर और उड़द को लेके। तो मैं फिर ये दोहराऊंगा कि 15 या 20 जुलाई को हम आंकड़े उठा के देखेंगे तो आंकड़े काफी दिखाई देंगे। जो पिछली बार 44 लाख हेक्टर में बिजाई हुई थी, जबकि सरकार का जो टारगेट था वो 52 लाख हेक्टर के आसपास था। तो मुझे लगता है कि वो इस बार टारगेट सरकार जो है अचीव कर सकती है। ऑलराइट, तो पिछले साल 46 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी, इस बार 52 लाख हेक्टेयर में बुआई होने की एक्सपेक्टेशन है। तो क्लियरली दालों की तरफ, उड़द तुअर की तरफ हम वहाँ पर ज़्यादा तवज्जो आता हुआ देखेंगे। ब्रिजेश लाहौटी जी, और जहाँ तक मक्के की बात है, यहाँ पर तो काफ़ी लोगों का ध्यान है, क्योंकि एक ये फूड है, ये फीड है, ये पोल्ट्री तो है ही, और साथ में जिस तरह से हम इसको अब एथेनॉल के तरीके से भी यूज़ करने लगे हैं, कुछ इम्पोर्ट भी हमने यहाँ पर अब आता हुआ देखा है, बढ़ता हुआ देखा है। MSP में भी यहाँ पर अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। आप कैसे देखते हैं इस फसल को? अगर हम डिमांड साइड की बात करते हैं तो डेफिनेटली बढ़ी हुई है, सभी को पता है। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री सफर कर रही है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, और इसमें डिमांड एथेनॉल का बढ़ा है। और जो पोल्ट्री सेक्टर लेड बैक चल रहा था पिछले 1 से 2 साल में, वो भी 3 महीने में अच्छा रिकवरी किया है, तो उनका कंजम्पशन भी बढ़ा है। तो डेफिनेटली मेज का जो है एक जो बेस प्राइस है वो हमेशा के लिए कुछ 15 to 20% एक ही साल में प्लस हो चुका है। MSP की आपने जो बात की है कि अच्छा खासा बढ़ा है, हम ऐसा मानते हैं कि जो MSP बढ़ी है उससे भी बेस प्राइस ऊपर के लेवल पर बन चुकी है, क्योंकि कंजम्पशन इंडस्ट्री का बढ़ा हुआ है। और इसमें मैं कुछ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को थोड़ा कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट करता हूँ, पर्टिकुलरली स्टार्च में। जो स्टार्च डेरिवेटिव्स एक्सपोर्ट होते थे इंडिया से, वो शायद डिस्पैरिटी में आ जाएंगे बिकॉज ऑफ एक्सेस कंजम्पशन इन इंडिया ऑफ मेज। ब्रिजेश जी, मैं आपका वो इनिशियल नंबर नहीं सुन पाई। आपको क्या लगता है कि किसानों को अब ये फायदेमंद फसल लगने लगी है? आप कोई भी इंक्रीज यहाँ पर देखते हैं बुआई के हिसाब से? डेफिनेटली ये इसमें किसानों को फायदा दिख रहा है। जैसे पाठक जी ने बताया कि मेज का रेट बढ़ा हुआ है, और ऑयल सीड्स में जो हिसाब से रिटर्न नहीं मिला है, तो हमारा जहां तक रिपोर्ट जहां मिली है उसमें मेज ने ऑयल सीड्स को काफी जगह रिप्लेस किया है, कॉटन सीड और सोया सीड को। मतलब आंध्रा में, महाराष्ट्र में और MP में। तो करीब हम अभी जो इनिशियल फिगर्स आ रहे हैं उसमें 12-15% से 25% तक प्लस के फिगर आ रहे हैं सोइंग के। और ऑलरेडी इस साल सोइंग पिछले साल के मुकाबले और या एवरेज के मुकाबले भी जल्दी हुई है, क्योंकि मॉनसून अराइवल इज लिटिल ऑन टाइम दिस टाइम। तो एटलीस्ट 50% सोइंग हो चुकी है खरीफ में, ऐसा हमारा मानना है। और एग्जैक्ट नंबर्स आने में भी और 8 से 15 दिन लगेंगे। और इस साल हमें फसल जल्दी मिलेगी, 15 सितंबर को साउथ इंडिया में, और देन इन सेंट्रल इंडिया आपको अक्टूबर में फसल मिलनी चाहिए।
ऑलराइट, तो मक्के में ऑफकोर्स यहाँ पर अच्छा खासा नंबर है और जैसे ब्रजेश जी कह रहे हैं 50% सोइंग हो चुकी है, 15 से 20% पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है और जो लॉस है वो शायद हम यहाँ पर बाकी फसलों में आता हुआ देखेंगे। यूजली कॉटन और सोए में यहाँ पर कुछ इसका इम्पैक्ट रह सकता है। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक का समय है। जब लौटेंगे तो आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, मानसून और बुआई के नंबर तो हम यहाँ पर देख ही रहे हैं और जैसे आपने कहा जुलाई, मिड जुलाई, अगस्त में आपसे फिर यहाँ पर बात होगी। लेकिन ब्रेक के बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब सरकार की तवज्जो किस तरह की है इन सभी सेक्टर्स को लेकर, इस ब्रेक के बाद।